मॉर्निंग स्टूडेंट। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास 12th में बिजनेस स्टडी के अंदर अगला टॉपिक व्यावसायिक वातावरण में परिवर्तनों के प्रति प्रबंधकीय प्रतिक्रिया। यानी जो व्यावसायिक वातावरण में जो परिवर्तन हुए, नई आर्थिक नीति अपनाई गई, नई औद्योगिक नीति अपनाई गई, उस पर जो प्रबंधक थे, मैनेजर्स थे, उन्होंने क्या रिस्पांस दिया, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया की। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला है उपभोक्ता संतुष्टि। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में एक लंबे समय से उपभोक्ता संतुष्टि या हितों की अनदेखी करके जो व्यवसायी या उद्योगपति थे, उनके हितों को ध्यान में रखा जा रहा था। यानी जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसमें कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को ध्यान में न रखकर केवल जो प्रोड्यूसर, जो निर्माता थे, उनके इंटरेस्ट को इसमें देखा जा रहा था। लेकिन व्यावसायिक वातावरण में जैसे ही परिवर्तन हुए तो उसके बाद ये प्रवृत्ति, ये जो ट्रेंड चला आ रहा था, वो समाप्त हो गया, वो बदल गया और उसके स्थान पर उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें उचित कीमत पर अच्छी वस्तुएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाने लगा। और साथ ही साथ वस्तु की किस्म, वस्तु की कीमत, उसकी पैकिंग, उनकी कंज्यूमर की सर्विसेज, ग्राहकों की सेवाएं, उनके एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन, इस पर भी पूरा ध्यान दिए जाने लगा। और इस बदलते व्यावसायिक पर्यावरण में या बदलते व्यावसायिक वातावरण में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माना गया, वो माना गया उपभोक्ता की संतुष्टि। यानी उसका जो किसी भी उद्योग या व्यापार का जो प्राथमिक उद्देश्य था, वो उद्देश्य उपभोक्ता संतुष्टि को माना गया। अगला, इसी क्रम में अगला बिंदु है विविधीकरण। तो निगमित कंपनियों ने बड़ी मात्रा में विविधीकरण को अपनाया, अर्थात यह अब केवल विशिष्ट वस्तुओं का उत्पादन न करके विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं। यानी विविधीकरण, यानी जो कंपनियां पहले केवल एक ही तरह के प्रोडक्ट या एक ही तरह की वस्तुओं का निर्माण करती थी, आज वो कई सारी वस्तुओं का या कई सारी उत्पादों का उत्पादन करने लगी हैं। जैसे AT&T ने प्रारंभ में टेलीकॉम उत्पादों में की एक लंबी श्रृंखला शुरू की, परंतु अब वह संचारण उपकरणों, स्विच उपकरणों एवं बेतार के तार उत्पादों का भी निर्माण कर रही हैं। यानी वो पहले जो केवल टेलीकम्युनिकेशन यानी टेलीफोन वगैरह बनाते थे, आज वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के या इलेक्ट्रिकल पार्ट्स भी बनाने लगे हैं, बिजली से संबंधित वस्तुओं का निर्माण करने लगे हैं। इसी तरह से यूरेका फोर्ब्स एक कंपनी थी जो केवल वैक्यूम क्लीनर बनाती थी, और आज उसने वैक्यूम क्लीनर के साथ साथ पानी साफ करने की मशीन, वाटर प्यूरीफायर भी बनाना चालू कर दिया है। तो इस तरह जो कंपनियां थी जो केवल एक वस्तु विशेष का उत्पादन करती थी, लेकिन आज वो कई सारी वस्तुओं का निर्माण कर रही हैं। अगले इसी क्रम में अगला बिंदु अधिग्रहण एवं विलय। तो व्यावसायिक वातावरण में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप देश में उद्यमी स्वतंत्रता समाप्त हो गई तथा अधिग्रहण एवं विलय तेजी से हो रहे हैं। यानी जो व्यावसायिक वातावरण में जो परिवर्तन हुए, उसके परिणाम स्वरूप देश के जो उद्यमी थे, जो देश के जो उद्योगपति थे, उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो रही है। और अधिग्रहण और विलय, यानी अधिग्रहण दो छोटी छोटी कंपनियां मिलकर एक हो जाना, विलय, और जब दो छोटी छोटी कंपनियां मिलकर एक कंपनी बन गई तो वो विलय मान लिया जाता है। और जब एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को हैंड ओवर कर लेती है, टेक ओवर कर लेती है, तो वो अधिग्रहण होता है। तो ये अधिग्रहण और विलय तेज़ी से होने लगा। जहाँ छोटी और मध्यम कंपनियों के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो गया, वहीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विरुद्ध व्यूह रचना बनाने में मदद मिलती है। यानी इससे क्या हुआ, एक और जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में आने लगीं, तो जो छोटी छोटी कंपनियां थी या मध्यम आकार की कंपनियां थी, उन पर संकट खड़ा हो गया। लेकिन ऐसे संकट के समय में जो छोटी कंपनियां थीं या जो मध्यम आकार की कंपनियां थीं, वो आपस में मिलकर उस मल्टीनेशनल कंपनी के कंपटीशन में खड़ी हो गई।
यानी उनसे कंपटीशन करने के लिए उनके सामने प्रस्तुत हो गई। तो इन अधिग्रहण एवं विलय का उद्देश्य विविध रहा, यानी जो अधिग्रहण और विलय की नीति स्टार्ट हुई, इसके कई सारे उद्देश्य थे। जैसे बाजार में प्रवेश करना, यानी जो छोटी छोटी कंपनियां थी पहले इंटरनेशनल मार्केट में एंटर नहीं हो पा रही थी, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश नहीं कर पा रही थी, अब वो छोटी छोटी कंपनियां मिलकर एक बड़ी कंपनी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करने लगी। बाजार में प्रभुत्व प्राप्त करना, तकनीकी प्राप्त करना, उत्पादन श्रृंखला इत्यादि, यानी इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें थी उनमें जो पहले कंपनियां नहीं कर पा रही थी, अब अधिग्रहण और विलय के बाद ये सारे कार्य वो तेजी से करने लगे। अगला है उत्पादन क्षमता। तो नए आर्थिक वातावरण में, यानी जो नए आर्थिक वातावरण, आर्थिक नीतियों जो आई, उसके बाद जो उद्योग थे उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ गई। उनके ऊपर जो नियंत्रण थे, जो कठोर कानून थे, उनको भी हटा लिया गया। एमआरटीपी एक्ट में बहुत अधिक परेशानियां, बहुत अधिक संशोधनों ने इसमें बड़ी मदद की। यानी एक एमआरटीपी एक्ट है, उसमें संशोधन करने से जो उत्पादक हैं उनकी उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि हुई। इससे भारतीय कंपनियों की उत्पादन क्षमता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो गई, यानी उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो इंटरनेशनल लेवल की हो गई। और देश की रिलायंस पेट्रोलियम विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधन क्षमता वाली कंपनी बन चुकी है। तो देश में अगर हम इसी में एक उदाहरण लें तो रिलायंस जो पेट्रोलियम है वो सबसे बड़ी रिफाइनरी बन गई है विश्व की। इसी प्रकार रैनवैक्सी है, बजाज ऑटो है, अरविंद मिल्स है, ये भी अपनी क्रियाओं में विश्व आकार को प्राप्त कर चुकी हैं, यानी इनकी भी उत्पादन क्षमता में विकास हुआ, इनकी उत्पादन क्षमता बढ़ गई, इनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई। यानी जब नई आर्थिक नीति, शॉर्ट में अगर ये बात करें तो जब नई आर्थिक नीति प्रारंभ की गई या नई औद्योगिक नीति को अपनाया गया, या ये मान लिया जाए कि व्यावसायिक वातावरण में जब परिवर्तन हुए, तो उसके कारण प्रबंधकों ने ये कहा कि इस नई आर्थिक नीति या बदले हुए व्यावसायिक वातावरण के कारण जो कंपनियां थीं उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो गई। उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो पहले वो राष्ट्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर प्रोडक्शन कर रहे थे, अब उनका जो प्रोडक्शन है, उनका जो उत्पादन है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया। इसी क्रम में अगला है वितरण एवं विक्रय। तो वस्तुओं के वितरण एवं विक्रय में भारी बदलाव आए। अब कुछ अपवादों को छोड़कर बड़े विपणन के स्थान पर वर्ग विपणन का महत्व बढ़ रहा है। किसी वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर वस्तु का उत्पादन किया जाता है। जैसे टाटा ने एक निश्चित आय वर्ग को ध्यान में रखकर नैनो कार का उत्पादन किया। आज प्रतियोगिता इस बात में निहित है कि कंपनी अपनी वस्तु में क्या अधिक किया है, यानी जो वितरण एवं विक्रय है। तो वस्तुओं के वितरण एवं विक्रय में, यानी जो वस्तुओं के जो मार्केटिंग और सेलिंग की जो पॉलिसीज थी उसमें भी चेंजेस आए। पहले जो विपणन होता था वो बड़े आकार के स्थान पर, यानी जो विपणन होता था वो पूरे क्षेत्र को ध्यान में रखकर, पूरे देश को ध्यान में रखकर या पूरे बाजार को ध्यान में रखकर किया जाता था मार्केटिंग का काम। लेकिन अब वो उसका स्वरूप बदल गया। वो बड़े क्षेत्र को छोड़कर वर्ग विपणन, यानी जो अलग अलग कैटेगरी है उन कैटेगरी वाइज उनकी मार्केटिंग की जाने लगी कि जो उनका उत्पाद है वो किस कैटेगरी का है और वो कहाँ उसको हम सेल कर सकते हैं। तो जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि कार, जो पहले हर किसी के लिए कार खरीदना हर किसी के लिए संभव नहीं था, लेकिन टाटा ने एक सीमित आय वर्ग वाले, यानी ऐसे व्यक्ति जिनकी आय सीमित है और वो भी कार का उपयोग करना चाहते हैं, तो उनके लिए उन्होंने नैनो कार बनाई। टाटा ने नैनो कार की प्रोडक्शन किया, उत्पादन किया, और अब जो कार है वो एक सामान्य आय वाला व्यक्ति भी आसानी से खरीद सकता है। तो यहाँ जो मार्केटिंग की गई वो एक विशेष वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर मार्केटिंग और सेलिंग का काम किया गया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो आज वस्तुओं का प्रत्यक्ष विपणन एक नई प्रवृत्ति है। कंपनियां ग्रामीण बाजार पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही हैं।
उदाहरण हीरो होंडा ने CD 100 SS मोटरसाइकिल का